नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। संसद में जो अविश्वास प्रस्ताव आया और वाराणसी में गांधी जेपी की जो धरोहर है उस पर बुलडोजर चलाया गया और संयुक्त किसान मोर्चा, इन सबको मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर सुनील सिंह। डॉक्टर सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। पहला ही प्रश्न है, वाराणसी में गांधी जेपी की जो धरोहर है बुलडोजर चला दिया गया है और आप लोग संघर्ष कर रहे हैं वहां पर, क्या कहेंगे? देखिए, जो सर्व सेवा संघ जो है उसका परिसर है राजघाट में। और ये परिसर 1960 के अंदर 61 में और उसके बाद में जो जमीन रेलवे से खरीदी गई थी, और वो जमीन खरीदने वाले जो थे उसमें विनोबा जी थे, उसके अंदर जेपी थे, उसके अंदर जो है जिनकी जानकारी में हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी थे, बाबू जगजीवन राम जी थे, और राष्ट्रपति जो है वो राजेंद्र बाबू थे। इन सब लोगों के प्रयास से कि गांधी जी के विचारों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रचार प्रसार करने के लिए ये सर्व सेवा संघ का 13 एकड़ का परिसर तैयार किया गया था। जेपी यहीं पर आकर के ठहरते थे। बाद में उस पे कब्जा किया गया गांधी विद्या संस्थान के ऊपर, पहले बाद में तालाबंदी की गई, और आज जो है इसको ध्वस्त करने का काम किया गया। आज बिल्डिंगों को तोड़ दिया गया। ये गांधी और जेपी विनोबा जी की पूरी विरासत को नष्ट करने का मामला है। अब सवाल ये है कि अगर किसी की भूमि है, सर्व सेवा संघ की मलकियत है वो, और उसके पूरे पेपर्स हैं, रजिस्ट्री है, तो उसको आप किस तरीके से, आपने अधिग्रहण भी नहीं किया है ना, और आपने जबरदस्ती पुलिस के दम पे कब्जा कर लिया। जिस दिन ताला लगाने गए थे उस दिन भी लोगों को गिरफ्तार किया, आज भी लोगों को पुलिस के हिरासत के अंदर आपने लेने का काम किया। इस बीच में बनारस में एक पूरे प्रदेश के, पूरे देश के लोगों का सम्मेलन हुआ, 250 लोगों का। उसके बाद में दिल्ली के अंदर सम्मेलन हुआ जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स भी आए। फिर अभी अभी 9 तारीख को तो जन प्रतिरोध सम्मेलन हुआ, और जो है 10 तारीख को, 10 अगस्त को जो है जन प्रतिरोध सभा हुई, जिसमें टिकैत जी भी गए, राकेश टिकैत जी गए, मेधा पाटकर जी थी, योगेंद्र यादव जी थे, मैं था, और देश भर के जो तमाम गांधीवादी हैं, सर्वोदयी हैं, समाजवादी हैं, वो वहां पर मौजूद थे। प्रोफेसर आनंद कुमार, जो जेपी के आंदोलन के समय, है ना, जो उस समय की कमेटी के संयोजक हुआ करते थे, वो भी वहां पर जो है वो उन्होंने अध्यक्षता करने का काम किया। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर तो जो एक वैचारिक ये संघर्ष है, एक तरफ गांधी खड़े हैं, एक तरफ गोडसे खड़े हैं। गोडसे वाले लोग गांधी की विरासत को पूरी तरीके से नष्ट करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये, वहां पर 3 करोड़ रुपए की किताबें थी, और उन 3 करोड़ की किताबों को फेंक दिया गया। आपने देखी होगी उसकी तस्वीर। मतलब ये है कि आप ये एक तरीके का, जिसे कहते हैं, नफरत है, गांधी के नाम से नफरत है। गांधी की हत्या करवा दी, लेकिन गांधी का विचार जिंदा है, तो उस विचार को भी जो लोग मानते हैं, उन लोगों को भी खत्म करने की ये एक साजिश है। लेकिन इसका मुकाबला पूरे देश भर में होगा। अभी किसानों की पंचायत हुई थी आज, 308वीं किसान संघर्ष समिति की, उसके अंदर तय हुआ पूरे देश में 14 तारीख को ज्ञापन सौंपेंगे। फिर उसके बाद में दिल्ली के अंदर भी प्रोटेस्ट होगा, बनारस के अंदर भी प्रोटेस्ट होगा। ये लगातार जो है सिलसिला चलता रहेगा। तो हमारा कहना यह है कि हमने प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया। बनारस के लोग, देखिए, दिल्ली में मैं संसद में अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर बहस चल रही थी, और बनारस में 5,000 उन्हीं के वोटर वहां इकट्ठे हुए, जिसमें 70% से ज्यादा महिलाएं थी, और उन्होंने हाथ खड़ा करके मोदी जी के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का काम किया। हमारी ये अपील है, जो भी देश के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि इस देश के अंदर गांधी के विचार को जिंदा रहना चाहिए और गांधी के दर्शन को जीवित रहना चाहिए। जेपी ने, जिन्होंने लोकतंत्र की बहाली की थी,
उनके विचार को जिंदा रहना चाहिए। ये लड़ाई कोई जमीन की नहीं है। विनोबा जी ने 48 लाख एकड़ जमीन जो है वो बड़े बड़े भूपतियों से और बहुत बड़े बड़े जो इस तरीके के लोग थे उनसे जो है ली थी। तो 13 एकड़ का मसला नहीं है। मसला इस बात का है कि आखिरकार ये क्यों गांधी की विरासत को ध्वस्त करना चाहते हैं गोडसेवादी, ये लड़ाई है। अब मैं आता हूं जी, आपका ये प्रश्न था इसलिए मैंने कहा जी। वाराणसी जो है वो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, तो प्रधानमंत्री जी क्या संदेश देना चाहते हैं जेपी गांधी की धरोहर को नष्ट करके? देखिए, उनका संदेश तो एकदम साफ है। वो जिस आरएसएस से आते हैं, आरएसएस के लोगों को गांधी की हत्या के समय उनका ट्रायल किया गया था, ये सबको मालूम है। आपको मालूम है कि तमाम सारी जगहों पर जो लोग हैं, हिंदू महासभा के लोग, ग्वालियर के अंदर तो उन्होंने एक अपनी मूर्ति बनाई हुई है। आपको ये मालूम है कि जो लोग इसके साथ में, इससे गोडसेवादी विचार के साथ जुड़े हैं, वो लोग तो बिल्कुल गांधी की जिस दिन हत्या हुई थी 30 जनवरी, उस दिन फिर से उनका पुतला बना करके गोली चलाने का काम वो लोग आज भी करते हैं। तो उन्हें इस बात की तकलीफ है कि असल में गांधी को तो मार दिया लेकिन उनका विचार जिंदा है। मैं आपको ये बताता हूं, इसी जगह का, यहीं के वाराणसी के मनोज सिन्हा हैं, जम्मू कश्मीर के जो है वो उपराज्यपाल हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी के पास में कानून की डिग्री नहीं थी। और जब राकेश पाठक जी ने कोर्ट में चैलेंज किया, मैं उसमें विटनेस हूं, मैं वहां पर गया तो मैंने बताया कि भाई ये विद्यार्थी परिषद का आदमी है, आरएसएस से जुड़ा हुआ आदमी है, इसलिए गांधी जी के को बदनाम करने के लिए, युवा पीढ़ी के अंदर उनकी छवि को खराब करने के लिए ये इस तरीके का भ्रम और असत्य जो है बोलने का काम संवैधानिक पद पर रह के कर रहा है। तो आप ये सोचिए, ये इनकी सोची समझी चाल है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है मोदी कहीं पर भी जाएं, दुनिया के 60-70 जहां भी गए हों देशों में, हर जगह जाकर के उनको ये बोलना पड़ता है कि मैं गांधी के देश से आया हूं, बुद्ध के देश से आया हूं, मैं सत्य अहिंसा को मानता हूं, मैं गांधी जी के विचार का सम्मान करता हूं। क्योंकि जो देश की पहचान है वो गांधी के साथ में है। और उस पहचान, ये इनको सबसे बड़ी तकलीफ है। अगर पूरी दुनिया में जाकर के पूछो कि भाई ये कौन थे, इनके जो दीनदयाल उपाध्याय जी थे, या जो इनके हेडगेवार जी थे, जो भी जो लोग हैं इनके, जो ये बताते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कौन कौन जो बताते हैं, उनमें से एक को पहचानने वाला पूरी दुनिया में कोई लोग मिलेंगे नहीं। पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो गांधी की ही पहचान है, बुद्ध की ही पहचान है। तो ये उस विचार से घबराते हैं, डरे हुए हैं, और इसीलिए इन्होंने इस तरीके का ये घिनौना कार्य इन्होंने किया है, जिसकी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी आने वाले चुनाव के अंदर। बनारस के अंदर भी इसको लेकर के जबरदस्त घेराबंदी चल रही है। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, वहीं पर मोहन सराय के अंदर ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर इन्होंने जमीनों को जो है अधिग्रहण करने का काम किया। वहां पर सब किसान इकट्ठे हो गए, बाद में योगी जी को कहना पड़ा कि नहीं नहीं, हम अधिग्रहण नहीं करेंगे, हालांकि जमीन वापस नहीं की गई है ना। खड़िया बाग के अंदर, आजमगढ़ के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए इन्होंने जमीन का काम शुरू किया, 9 जमीनों का अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की, लेकिन आज तक उसके ऊपर काम नहीं शुरू करे, क्योंकि किसान खड़ा हुआ है। आपने तो बहुत कवरेज किया है 380 दिन तक, जब किसानों का आंदोलन चला था। चरण सिंह जी, आप किसानों के बहुत बड़े हितैषी हैं, और किसान ही जो है इनसे मुकाबला कर सकते हैं। और उसके साथ में जो देश की सिविल सोसाइटी है वो भी खड़ी हुई है। जो मोदी जिस तरीके से देश को बांटना चाहते हैं, देश को जिस तरीके से वो मोदानी मॉडल लागू करना चाहते हैं, पूरा अडानी अंबानी को देश सौंपना चाहते हैं, उससे एक काफी लोगों के अंदर जो है आक्रोश है और लोग संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टर सुनीलम, आप लोग तो संघर्ष कर ही रहे हैं, किसान हैं और भी संगठन है, लेकिन जो विपक्ष में गांधी जेपी के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, तो उनका, उन लोगों का क्या रिएक्शन इस मामले को लेकर? देखिए, उनका रिएक्शन अभी तक तो ट्वीट तक सीमित है। हालांकि वाराणसी के अंदर कांग्रेस पार्टी भी, समाजवादी पार्टी भी, उसके कार्यकर्ता और नेता जो है वो समय समय पर आते रहे हैं। वहां के सबसे बड़े नेता सुरेंद्र सिंह हैं, सुरेंद्र सिंह पटेल, जिन्होंने कि 2014 के अंदर जब सरकार बनी उसके बाद भी 2 सीटें जो है विधानसभा की समाजवादी पार्टी को वो और उनके भाई ने जीतने का काम किया था इनके सांसद बनने के बाद। तो ऐसे लोग भी, जब हमारा सम्मेलन हुआ था, वो भी सर्व सेवा संघ के अंदर आए थे, लोग हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है कि पूरा इंडिया, उसको अब पोजीशन लेनी चाहिए, इंडिया गठबंधन को।
उनको इस गांधी और जेपी की विरासत को लड़ने का काम करना चाहिए, मैदान में उतरना चाहिए। ट्वीट करने से, बयान देने से काम नहीं चलेगा। जनता के साथ में अपनी पूरी ताकत के साथ में उतरना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि इंडिया गठबंधन जिस दिन उतर जाएगा, उस दिन जो है उसी दिन से मोदी सरकार की या स्वयं मोदी की जो है उल्टी गिनती वाराणसी में शुरू हो जाएगी। डॉक्टर सुनीलम, संसद में अभी देखा है विश्वास प्रस्ताव आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विपक्ष बोलता रहा, मणिपुर मामले में नहीं बोले। और जब बोले तो प्रधानमंत्री ने सदन के बाद में जो आज पश्चिम बंगाल में बयान दिया, बोला कि विपक्ष ने जो है विश्वासघात किया मणिपुर के लोगों के साथ में। तो प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर कुछ बोले नहीं, 2.5 महीने तक पहले नहीं बोले, इस बार भी नहीं बोले। उनका जो भाषण रहा वो विपक्ष को लेकर ले रहा। तो ये प्रधानमंत्री जी जो इस तरह की जो भाषा बोलते हैं, बयानबाजी होती है, तो क्या जनता का कोई रिएक्शन नहीं होता है, या क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, मणिपुर में 100 दिन से जो हिंसा चल रही है उसमें 150 लोग मारे जा चुके हैं। 10,000 लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं पर उससे प्रभावित हैं। 50,000 लोग जो हैं वो विस्थापित हो चुके हैं। सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि मणिपुर के जो जनप्रतिनिधि बोलना चाहते थे उनको भी नहीं बोलने दिया। वो लोग भी अब सार्वजनिक तौर पे खुल करके आ गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई हम चाहते थे बोलना, लेकिन हमारे को जो है नहीं बोलने दिया गया। अब इसके पहले आपको मालूम है कि ये मौन थे। मतलब ये पहले भी मौन थे। जब पूरा मोदानी मॉडल को लेकर के जो एक गौतम अडानी का महा घोटाला जब सामने आया था, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पूरी आई थी, तब भी ये शांत रहे, चुपचाप रहे, कुछ नहीं बोले। फिर जब महिला पहलवानों का जो पूरा आंदोलन चल रहा था, उसके अंदर भी ये कुछ नहीं बोले। मणिपुर के अंदर भी ये कुछ नहीं बोले। तो ये जो है, और उसके बाद में जो बोले तो 30 सेकंड के लिए बोले थे, और अभी जो है ये कुछ मिनट बोले हैं, वो भी 57 मिनट, 97 मिनट्स तक बोलने के बाद में जब एक दबाव बना और फिर जब विपक्ष जो है वो वॉकआउट कर गया, तब इन्होंने मणिपुर पे बोलने का काम किया, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। इन्होंने ये नहीं बताया कि पूरा का पूरा मणिपुर या पूरा का पूरा विपक्ष जो है चाहता है कि वहां के मुख्यमंत्री का जो है वो इस्तीफा होना चाहिए। तो मैं आज जो है ये ऐलान करता हूं कि उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करेंगे, निलंबित करेंगे या हटाने का काम करेंगे। अगर उत्तराखंड में 5 अपने चीफ मिनिस्टर बदल सकते हैं, तो मणिपुर के अंदर क्यों नहीं बदल सकते? इसलिए नहीं बदल रहे हैं क्योंकि ये वहां पर एक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। जो वहां पर मैते हिंदू हैं, उनके माध्यम से पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये अपना परमानेंट बेस डेवलप करना चाहते हैं। वो इसीलिए वहां पर आपको मालूम है चर्चेस के ऊपर वहां पर हमला हो रहा है। वहां की तो एक एडिशनल एसपी ने साफ साफ तौर पे कह दिया कि मुख्यमंत्री जो है वो ड्रग जो पूरा का पूरा माफिया है उसके साथ में जुड़ा हुआ है, उसने इस्तीफा दे दिया। ये बात आपके संज्ञान में आई होगी, क्योंकि पूरा का पूरा बड़ा ड्रग कार्टेल वहां काम कर रहा है। मतलब जो पूरा का पूरा बर्मा है, चीन तक जो है, वो एक बहुत बड़ा ड्रग्स का कारोबार हो रहा है। और इसके अंदर ये संलग्न है वहां का मुख्यमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार वहां से कमाने का काम कर रही है। वहां के लोगों की चिंता नहीं है। मैं इंडिया गठबंधन को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम मणिपुर को लेकर के उन्होंने पूरे देश का ध्यान आकृष्ट करने का काम किया। इसके पहले कभी नहीं हुआ। आपको मालूम है इसके पहले नागाओं के साथ भी बहुत अन्याय हुआ है। इसके पहले मिजोरम में भी बहुत अन्याय हुआ है ना? गोलीबारी की बात तो यहाँ पर आई, है ना? कश्मीर के अंदर और पंजाब में बहुत कुछ हुआ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया हो और संसद के अंदर पूरे सत्र में उसने इस मुद्दे को मुख्य मुद्दा बना दिया हो। तो मुझे लगता है कि ये उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। असल में इस देश को अगर इकट्ठा रखना है तो लोगों के दिल को जीतना पड़ेगा। तो भाजपा ठीक है खड़ी नहीं है, एनडीए खड़ी नहीं है, लेकिन मणिपुर के लोगों को इस बात का तो एहसास है कि पूरा विपक्ष हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमारी आवाज उठा रहा है। और सबसे ज्यादा दुखद ये है, चरण सिंह जी इस बात को समझ नहीं रहे हैं। स्ट्रासबर्ग की पार्लियामेंट के अंदर, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हो गई, यूके की पार्लियामेंट में चर्चा हो गई, पूरी दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है, लेकिन केवल एक मणिपुर के ऊपर मैं बयान नहीं दूंगा। इसी को लेकर के आपको मालूम है फाइनल राउंड में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष को लाना पड़ा। तो ये जो इनकी हठ धर्मिता है,
इनको लगता है कि अगर हमने वाराणसी में तय कर लिया कि अडानी के लिए एक प्रोजेक्ट हमारे को बनाना है ना, वहां पर तो गंगा के अंदर पूरा पर्यावरण को नष्ट करके, जबकि आपको मालूम है कि मतलब कम से कम एक दूरी तक आप गंगा के किनारे या किसी भी 22 तरीके की राष्ट्रीय नदी के किनारे आप कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, लेकिन इन्होंने नमो घाट बना दिया, इन्होंने तमाम सारे स्ट्रक्चर बना दिए और अब सर्व सेवा संघ की जमीन भी लेकर के ये प्रोजेक्ट को देंगे, पूरे पर्यावरण को बर्बाद करने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे एक जमाने में तुगलक था जिसने चमड़े के सिक्के चलाने का काम किया था, तो ये नए जमाने के तुगलक हैं और इनको ऐसा लगता है कि दुनिया इनकी मुट्ठी में है। क्योंकि हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का हम रुख देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सर्व सेवा संघ के मामले में आपको याद है कि चंद्रचूड़ साहब ने क्या कहा था? उन्होंने प्रशांत भूषण जी से कहा था कि वहां के कलेक्टर से बता दो कि सीजीआई इस मामले को देख रहा है ना। उसके बाद क्या हुआ? ताला पड़ गया। उसके बाद क्या हुआ? ध्वस्त हो गया। क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ठीक है, हाई कोर्ट जो है इस बारे में निर्णय करेगा। हाई कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग ही है और आपने पेंडिंग केस है और आपने उसके अंदर पूरे उसको ध्वस्त करने का काम किया। जो जमीन खरीदी हुई जमीन है, इतने बड़े बड़े लोग जिसके अंदर इन्वॉल्व हैं, आपने केवल एक शिकायत, फर्जी एक शिकायत कराई जिसका ना नाम है, ना पता है, ना फोन नंबर है, और उसके ऊपर आपने क्लेम कर दिया कि ये रेलवे की जमीन है और उसके बाद में रेलवे की जमीन के आपने कर्जा जो है उससे कब्जा मुक्त कराने के लिए आपने पूरी कार्रवाई कर दी। इतना फर्जी काम, है ना, और वो भी प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो भी गांधी और जेपी के केंद्र के साथ, विनोबा जी के केंद्र के साथ में। तो मुझे लगता है कि इन्होंने एक तरीके से जो जिस विचार को चुनौती देने का काम किया है, वो विचार इंडिया के अंदर है। इंडिया गठबंधन उस विचार को लेकर के चल रहा है और आपने देखा कि पार्लियामेंट तो चल ही नहीं पा रही। पिछली बार जो है वो मुल्तानी मांग घोटाले के चलते जो है वो नहीं चल पाई थी, इस बार मणिपुर के चलते, क्योंकि ये चलाना नहीं चाहते। इनका लोकतंत्र के अंदर कोई विश्वास नहीं है। जी जी। डॉक्टर सुनीलम, ये लोग विधायिका को नहीं मान रहे, कार्यपालिका को नहीं मान रहे, मीडिया पूरा हाईजैक कर रखा है, न्यायपालिका आपने खुद ही बोल रहे हैं, न्यायपालिका भी पूरी तरह से एक तरह से कंट्रोल ही कर रखा है। तो फिर इन लोगों से जीता कैसे जाएगा, ये थोड़ा बताइए दर्शकों को। देखिए, जनता ही जीतती है। इंदिरा गांधी को पटका था, जनता ने नहीं पटका था, आपको याद है कि नहीं है? हमारे कांग्रेसी मित्र जो है नाराज हो जाते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र की ताकत है। अभी कर्नाटक में जनता ने पटका है या नहीं पटका? मैं तो वहां पे चुनाव में था। उस चुनाव के अंदर मैंने देखा एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 50-100 करोड़ रुपए खर्च किया और सामने जो आदमी था वो मतलब करोड़ तक पहुंचने की स्थिति में नहीं था, लेकिन उसने 50 करोड़ वाले को हराने का काम किया। जब जनता तय कर लेती है तो फिर वो किस बड़े से बड़े तानाशाह को वो पलट देती है। और मुझे पक्का भरोसा है जो ये 5 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं, इसमें कम से कम 4 राज्यों के अंदर विपक्ष की सरकार बनेगी। अभी जो मामला है वो 11 जगह पर सरकारें हैं विपक्ष की, वो जाकर के 15 हो जाएगा। और याद रखना चाहिए हमको, हम जो बहुत बलशाली मानते हैं, अभी भी अगर 100 लोग इस देश में वोट करते हैं तो केवल 37 लोग ही भाजपा को वोट करते हैं, केवल 42 लोग ही एनडीए को वोट करते हैं, बाकी सब लोग इनके खिलाफ में वोट देने का काम करते हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है, जिसको इन्होंने कब्जा लेने के लिए सीजीआई को हटाने का काम कर दिया है। इन्होंने ईडी का उपयोग करने के लिए संजय मिश्रा का एक्सटेंशन कर दिया। उसके अंदर भी आप देखिए कमाल सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, क्या ना, एक तरीके से साबित कर दिया था कि एक आपराधिक कार्य है इसको एक्सटेंशन देना, फिर भी उसको दे दिया एक्सटेंशन। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि असल में न्यायपालिका भी क्या बैलेंसिंग का ही काम करेगी या इस देश के अंदर संविधान की रक्षा करने का काम करेगी, है ना। बीच बीच में कुछ लिप सर्विस देते हैं, कुछ डायलॉग बाजी करते हैं, कुछ लोगों को जैसे तीस्ता जो है ना, उनको उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया, है ना। ऐसे तमाम सारी बातें बीच बीच में करते रहते हैं। तो मतलब लोगों की उम्मीद कायम रहती है। जैसे सरकारें होती है ना, नई नई योजनाएं लाती रहती हैं, तो गरीब सोचता है कि इस योजना में नहीं मिला तो अगली में मिल जाएगा, अगली में नहीं मिला तो और अगली में मिल जाएगा। ऐसे 76 साल निकाल दिए, मुझे ऐसे ही कुछ लग रहा है। तो मेरे सुनीलम, को ये बहुत दुखद है, क्योंकि असल में जो बात आप कह रहे हैं कि जो लोग विधायिका से, कार्यपालिका से और मीडिया से निराश हैं, वो न्यायपालिका की तरफ देख रहे हैं। आपने भी देखा है, आप तो बहुत बड़ी सहारा वाली लड़ाई आप लड़ने का काम कर रहे हैं,
ऐसे बहुत कम लोग हैं। मैं आपको इसीलिए बहुत आपका आदर सम्मान करता हूं कि आप सब कुछ छोड़ करके एक एक्टिविस्ट के तरीके पे, आपके जैसा जो एक प्रख्यात मीडिया चैनल चलाने वाला एक वरिष्ठ पत्रकार साथी कभी इतनी हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन आपने अन्याय का जो आपने खिलाफत करना तय किया, तो आप करते चले जा रहे हैं। जो होगा वो देखा जाएगा, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय इसी स्पिरिट की जरूरत है। और ये स्पिरिट केवल भाषण में आने से नहीं चलेगा। इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं, हम लोग जाने वाले हैं अभी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ 31 और 1 तारीख को जब ये बंबई के अंदर मिलेंगे, अब हम इनके पास जाने वाले हैं और इनसे आपसे हम कहने वाले हैं कि भाई ये केवल ट्वीट पीट से काम नहीं चलेगा। आप 26 पार्टियां हो, 26 जगह पर जो है 26 पार्टियों के साथ में लाखों लोगों की रैली कर दो, आपकी ताकत है। कोई भी ऐसी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो जानते हैं, आप यूपी के हैं। अखिलेश यादव जिस दिन तय करेंगे 5-10 लाख इकट्ठा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, मैं जानता हूं। अगर नीतीश और जो है तेजस्वी तय करेंगे तो 10 लाख इकट्ठा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ऐसी ताकत स्टालिन जिस दिन तय करेंगे, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? जिस दिन ये हल्ला बोल कर देंगे दिल्ली के अंदर 50 लाख लोग इकट्ठा करने की इनकी हैसियत और कुवत है। हमारा कहना यह है कि अब काम नहीं चलेगा ट्वीट से, अब बयान से काम नहीं चलेगा, अब मीटिंग से काम नहीं चलेगा। आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा, नहीं तो सड़क पे जो लोग उतरे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाती है ना? डॉक्टर और सुनीलम। उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लग जाता है। खुद राहुल गांधी ने भाई भुगत लिया ना। अरे चरण सिंह जी, राहुल गांधी ने, आपको याद है, आप तो सब किस्सा हमारा जानते हैं, फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर लगा दिया, हमारे को सजा करा दी, है ना? तब कोई कुछ नहीं बोला। अब राहुल गांधी जब खुद फंस गए और उनकी सहजता खत्म हो गई, घर चला गया, तब उन्हें समझ में आया कि फर्जी मुकदमे का मतलब क्या होता है ना? न्यायपालिका ने उनको बचा लिया, बहुत अच्छी बात है। बचना ही चाहिए था क्योंकि फर्जी मुकदमा था, मानहानि का कोई उस तरीके का मामला ही नहीं था। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप जब भुगत रहे हो तो आप तो निकल जाओगे, बहुत बड़े आदमी हो, लेकिन देश के अंदर जो लाखों लोग फर्जी मुकदमों में फंसा करके जेल में डाले हुए हैं, या सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर कर दिया गया है फर्जी मुकदमे लगा के, सजा करा करके, तो आप इनके बारे में सोचोगे, नहीं सोचोगे? डॉक्टर मतलब सुनीलम ये आपको जमीन से जुड़ना डॉक्टर पड़ेगा, सुनीलम सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, यही कहना चाहता हूँ जी। डॉक्टर सुनीलम जो है, मैं भी बार बार यही बात बोलता हूँ कि आप वातावरण के कमरे में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। जैसे पटना में, बेंगलुरु में, मुंबई में आप बड़ी रैली क्यों नहीं करते? या 10 साल होने जा रहे हैं मोदी सरकार को, विपक्ष ने कोई बड़ी रैली देश में नहीं खींचा, वो बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, तो संदेश तो विपक्ष कोई बढ़िया दे नहीं पा रहा है। तो ऐसे में जो आप खुद ही बोले, ट्वीट करके, मीटिंग करके, क्या जनता की सहानुभूति बटोरी जा सकती है ऐसे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जैसे, मैं आपसे एकदम साफ साफ कहना चाहता हूं, अगर गांधी और जेपी और विनोबा और लोहिया की अगर विरासत के ऊपर ऐसा हमला होता है और इंडिया गठबंधन अगर केवल उसे लगता है कि कुछ नेता ट्वीट करेंगे उससे काम अगर चल जाएगा, तो सब कुछ खत्म कर देंगे। और फिर आपके ऊपर विश्वास कौन करेगा? आप ये भी सोचिए ना। अगर आप जनता के साथ में सड़क पर खड़े नहीं होंगे तो आपके साथ में जनता क्यों खड़ी होगी? क्यों वो फंसेगी? क्यों वो जेल में जाएगी? क्योंकि ये लोग तो बिल्कुल जिस तरीके से शासन करते हैं, ये लोग तो टारगेटेड करते हैं। इन्होंने तो गुजरात के अंदर जो ऑपरेशन किया वो सबने देखा। इन्होंने जो मणिपुर में ऑपरेशन किया, जो चल रहा है वो सब देख रहे हैं। इन्होंने नूह के अंदर और गुड़गांव के अंदर जो ऑपरेशन किया, एक झटके में 700 मकान इन्होंने तोड़ के फेंक दिए, जब तक कि हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट ने उसे रोकने का काम नहीं किया। तो आप समझिए, ये लोग जो हैं, इनसे अगर आपको लड़ना है तो आपको मैदान में लड़ना पड़ेगा। लोग लड़ रहे हैं, है ना? अच्छा, आपको जनाब। मालूम है किसान जो पंचायत हुई, जहां पर जाटों ने और मेवातियों ने इकट्ठे होकर कह दिया कि हम जो है आपस में नहीं लड़ेंगे, हम जो है हमला नहीं होने देंगे, हम मुसलमानों के दुश्मन नहीं हैं। तो जनता तो अपना काम कर रही है भाई, आप कहाँ हो? मैं तो किसानों हूँ, ने। है ना? मैं जी इंडिया जी। का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। लेकिन मैं ये सवाल उठाऊंगा। ये सवाल लोगों को मेरे अच्छा नहीं लगता है। इंडिया गठबंधन के किसी भी व्यक्ति को ये सवाल नहीं होता अच्छा लगता, लेकिन ये जनता का भावना है कि आपको मैदान में आना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा। और बनारस एक जो है फोकल पॉइंट हो सकता है। और मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप ये जो लड़ाई है अभी सर सेवा संघ वाली, इसको अगर आप लड़ लोगे तो आप उखाड़ के फेंक दोगे, वाराणसी से छोड़ करके मोदी जी को जाना पड़ेगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं, लेकिन मन तो कौन बनाएगा?
इंडिया गठबंधन के लीडर बनाएंगे डॉक्टर सुनीलम के मन बनाने से, या इवन राकेश टिकैत या योगेंद्र यादव या मेधा पाटकर के मन बनाने से तो बात नहीं बनेगी। बड़ी ताकत की जरूरत है, संसाधनों की भी जरूरत है, और एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव आपको देने की जरूरत है। वो काम तो हम नहीं कर सकते, वो काम तो आप ही को करना पड़ेगा, इसीलिए डॉक्टर हम आपसे सुनीलम, अपेक्षा कर रहे हैं। जी डॉक्टर सुनीलम, सारा के साथ जो दूसरी ठगी कंपनियां हैं, तो 10 करोड़ निवेशक सारा के बताए जाते हैं, और जो दूसरी ठगी कंपनियां कुल मिलाकर 42 करोड़ निवेशक बताए जा रहे हैं। अभी जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट हुआ तो उन लोगों ने ऐलान कर दिया कि भाई विपक्ष भी साथ नहीं देता है, तो हम लोग ही इस बदलाव करने की स्थिति में है, उखाड़ फेंकेंगे मोदी सरकार को। तो जब आम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, दम भर रहे हैं, किसान संगठन दम भर रहे हैं, खाप पंचायतें दम भर रही हैं, तो इंडिया जो बदलाव की उम्मीद करे बैठे हैं, आगे सत्ता की उम्मीद करे बैठे हैं, तो क्या ये लोग जो है इसी तरह से बदलाव कर देंगे? क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुझे तो मेरा कहना एकदम साफ है। अभी 24 अगस्त को दिल्ली के अंदर, है ना, किसानों मजदूरों का तालकटोरा स्टेडियम में 10,000 किसान मजदूरों का सम्मेलन हो रहा है। देश के इतिहास में पहली बार एक चार्टर निकलने वाला है। एक साथ आने वाले समय में संघर्ष की घोषणा होने वाली है। मैं आपसे ये भी कहूंगा, सब अपोजिशन पार्टीज ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन जिस ताकत से किसान उतरा था उससे एक भी, उसी ताकत से एक भी पार्टी उतरी थी क्या? नहीं उतरी थी, है ना। तो ये वाली बात है। अब ये वाली बातें करने का नहीं है। यही बात लोगों को तय करनी पड़ेगी, जो बात आपने कहा कि जो निवेशकों ने तय किया कि भाई ठीक है ना, अपोजिशन करे ना करे, है ना, लोकतंत्र की जरूरत हमारी है, संविधान की जरूरत हमारी है, देश को बचाने की जरूरत हमारी है ना। तो इसीलिए आपने देखा होगा आजादी के आंदोलन के अंदर भी तमाम सारा ऐसा होता रहा कि क्रांतिकारी अपना काम करते रहते थे, है ना। प्रतिनिधि संगठन कांग्रेस था, लेकिन जो है और भी धाराओं के लोग अपना काम लगातार करते रहते थे। तो ये बात कौन करेगा? सिविल सोसाइटी, मतलब नागरिक संगठन के लोग, फंडिंग वाले लोग नहीं, नागरिक संगठन के लोग इस लड़ाई को मुस्तैदी से लड़ने का काम करेंगे। ये मुझे पक्का भरोसा है, क्योंकि मैं उसका एक हिस्सा हूं। और मैं देख रहा हूं कि संयुक्त किसान मोर्चे की जो जबरदस्त तैयारी चल रही है पूरे देश के अंदर, हर राज्य के अंदर, अभी जो है राजभवनों के ऊपर, राजधानियों में हजारों किसानों के बड़े बड़े कार्यक्रम पूरे देश में 20 राज्यों में तय हुए हैं। 3 दिन का किसानों का धरना चलेगा, और फिर उसके बाद में दिल्ली कूच करने का ऐलान किया जाएगा 26, 27, 28 नवंबर को, है ना। 3 दिन पूरे राजधानियों के अंदर कार्यक्रम होगा। उसके पहले राज्यों के सम्मेलन होंगे, अभी जिलों के सम्मेलन संयुक्त किसान मोर्चे के चल रहे हैं। 9 अगस्त को अभी कॉरपोरेट भारत छोड़ो, है ना, और कॉरपोरेट खेती छोड़ो, ये सब चीजें चली हैं। कॉरपोरेट भगाओ, खेती बचाओ, कॉरपोरेट भगाओ, देश बचाओ। तो हम लोग ये जो 4 लेबर कोड जो इन्होंने लागू किए हैं, जो पूरा का पूरा सार्वजनिक क्षेत्र अडानी अंबानी को बेच रहे हैं, जो पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन जो करने का काम किया जा रहा है, जिसके खिलाफ में सेंट्रल ट्रेड यूनियन लड़ने का काम कर रहे हैं, तो अब पहली बार एक किसानों और मजदूरों की एक साथ गोलबंदी 24 अगस्त की बनी है, और हम इस लड़ाई को बहुत तगड़े तरीके से लड़ेंगे। हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं हैं। जी डॉक्टर सुनीलम, चलते चलते नूह मेवात में जो हुआ, आपको क्या लगता है? देखिए, नूर मेवात के अंदर जो है बाहर के लोगों ने किया। आपको मालूम है कि वो मानेसर जो था, है ना, उसने किया। आपको मालूम है बजरंगी ने किया। और वहां के लोकल लोग जो है आपस में लड़ना नहीं चाहते, है ना। और मैं ये कहना चाहता हूँ, एक किस्म की मैं बहुत गंभीर चेतावनी जो है वो देना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से। जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने चुनौती दी थी पंजाब के किसानों को, किसान संगठनों को, और उसका फल क्या हुआ? जब सिख और जाट इकट्ठे हो गए और दिल्ली जब उन्होंने घेर लिया पूरे देश के किसानों ने, तो आपको घुटने टेकने पड़ गए। मेवातियों ने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं इतिहास के अंदर, और जिससे लड़ा है मेवातियों ने उसे हराने का काम किया है। तो अगर आप मेवातियों को छेड़ोगे तो आपको हार के ही पीछे हटना पड़ेगा। ये बात मोदी जी को समझ लेना चाहिए, संघ के लोगों को समझ लेना चाहिए। देश की एकता अखंडता के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये देश गंगा जमनी तहजीब वाला देश है। मिलकर के आजादी हम लोगों ने हासिल की थी, और मिलकर के
हम इस देश को चलाने का काम करेंगे। अगर आप हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करके अगर आप सोचते हो कि ध्रुवीकरण कर लोगे, तो अभी तो आप उस दिन आपने सुना होगा 1 अगस्त को जो कार्यक्रम हमने आयोजित किया था, सतपाल मलिक क्या बोले थे? सतपाल मलिक ने कहा कि जो आदमी पुलवामा करवा सकता है वो कुछ भी करवा सकता है, वो राम मंदिर के ऊपर हमला भी करवा सकता है, वो आदमी पीओके के अंदर भी जो है अपनी फौज को घुसा करके मतलब चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन लोग इस सब के लिए तैयार है। काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। लोग जो है वो काफी कुछ समझ चुके हैं और इसलिए जो इनका प्रयास है पोलराइजेशन करने का, मुझे लगता है कि वो कामयाब नहीं होगा। अगर कामयाब हो जाता तो नूह और जो है गुड़गांव के अंदर तो आपको मालूम है क्या क्या हो सकता था। दिल्ली लगा हुआ है, पूरे हरियाणा में क्या हो सकता था, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जनता इनके झांसे में आने को तैयार नहीं है। कुछ लोग हैं जिनके माध्यम से ऑपरेट करते हैं। दिल्ली के दंगे भी इन्होंने ऑपरेट करा के कराए थे, आपको मालूम है। और इन्होंने भीमा कोरे गांव के अंदर भी ऐसे ही लोगों को जेल में डाल दिया था कि भाई लोगों को 2-4 साल के लिए जेल में डाल देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे मामला ठीक होने वाला नहीं है। जनता ने मन बना लिया है, तो जनता 2024 के अंदर हिसाब किताब पूरा करेगी, लोकतंत्र बचाएगी, संविधान बचाएगी, देश बचाएगी। डॉक्टर सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। जी नमस्कार।